हेलो बच्चों, तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि मोल क्या है। मोल के बारे में पूरा डिटेल हम जानेंगे और मोल का उपयोग कहाँ किया जाता है, कैसे किया जाता है, विथ न्यूमेरिकल। हम पूरा का पूरा डिटेल इस वीडियो में आज जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मोल कंसेप्ट। तो मोल कंसेप्ट क्या होता है? देखिए, जो मोल होता है ये बेसिकली एक एसआई यूनिट होता है। एसआई यूनिट मतलब समझ रहे हो? जैसे द्रव्यमान की इकाई क्या है? किलोग्राम है। लंबाई की इकाई क्या है? मीटर है। उसी प्रकार से मोल भी क्या है? एक एसआई यूनिट है। लेकिन इससे किसको मापा जाता है? इससे मापा जाता है पदार्थ की मात्रा को, अमाउंट ऑफ मैटर, या अमाउंट ऑफ सब्सटेंट भी आप बोल सकते हो। पदार्थ की मात्रा को मापा जाता है। मतलब कुल मिला के यदि मैं इसको एक वर्ड में बोलूं तो मास, ये भी क्या है? मास का ही एक यूनिट है। लेकिन आप बोलोगे सर मास का तो यूनिट किलोग्राम है। हाँ ठीक है, मास का एसआई यूनिट किलोग्राम है, बहुत बढ़िया। लेकिन यहां जो मैं मास की बात कर रहा हूं, किसके मास की मैं बात कर रहा हूं, ये जो है जानना बहुत जरूरी है। मैं किसके मास की बात कर रहा हूं? जैसे आप एटॉमिक मास लिखते हो ना, एटॉमिक मास, तो ये किसके मास की बात हो रही है? एटम की मास की बात हो रही है। मतलब किसी परमाणु के मास की बात हो रही है, जो कि बहुत ही एक छोटा पार्टिकल्स है। तो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जो छोटे छोटे कण होते हैं, उसके मास के लिए ये जो मोल है यूज होता है। तो वही चीज क्या है? अमाउंट ऑफ मैटर, मतलब पदार्थ की मात्रा। बेसिकली यदि मैं शॉर्ट में बोलूं तो क्या है? मास है। तो किसके मास को देखा जाता है? एटम के मास को। मतलब कुल मिला के हम क्या बोल सकते हैं? छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं उसके मास को किससे मापा जाता है? मोल से। समझ में आ गया ना? तो अब मोल का वैल्यू कितना होता है? जैसे यदि मैं माने जाए बोल दूं 1 दर्जन, 1 दर्जन का मतलब कितना वस्तु से होता है? 12 वस्तु से होता है। 12 वस्तुओं का मतलब क्या है? 1 दर्जन होता है। उसी प्रकार से एक मोल का भी वैल्यू होता है। एक मोल का वैल्यू कितना होता है? 6.022 गुणित 10 के घात 23 कण, 23 पार्टिकल्स। समझ में आ गया? तो एक मोल बराबर कितना होता है? 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। कण बोले तो पार्टिकल्स। इतने पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं? एक मोल बोला जाता है। समझ में आ गया? तो इतने पार्टिकल्स होंगे, उसको हम एक मोल बोलेंगे। तो मोल क्या है? अब इसको हमको डिफाइन करना है, तो कैसे डिफाइन करेंगे? जिस प्रकार 12 वस्तुओं के समूह को 1 दर्जन कहा जाता है, ठीक उसी प्रकार 6.022 गुणित 10 के घात 23 कणों की संख्या को हम एक मोल कहते हैं। समझ में आ गया? अब ये जो मोल होता है बच्चों, ये जो नंबर मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है, इस नंबर को हम एवोगैड्रो नंबर भी कहते हैं। कौन सा नंबर कहा जाता है? एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रोस नंबर। आपको पूछा जाए एवोगैड्रो नंबर क्या है, तो ये जो आप नंबर देख रहे हो 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, इसी नंबर को हम एवोगैड्रो नंबर कहते हैं। अब बातें आता है कि एवोगैड्रो नंबर इसको क्यों बोला जाता है? एवोगैड्रो क्या होता है? बेसिकली एक साइंटिस्ट का नाम है। इस साइंटिस्ट ने इस नंबर को नहीं खोजा था। इस बात को थोड़ा विशेष ध्यान देना। इस साइंटिस्ट ने इस नंबर का डिस्कवर नहीं किया था, लेकिन फिर भी इस नंबर को एवोगैड्रो नंबर क्यों कहा जाता है? एवोगैड्रो ने गैस से रिलेटेड एक नियम दिया था। इसने क्या नियम दिया था बच्चों? यदि बहुत सारे अलग अलग गैसें हैं, जैसे ए बी सी डी है, मान लो ये अलग अलग गैसें हैं, तो अलग अलग गैसों का यदि आयतन सेम है, यदि वॉल्यूम सब में सेम है, तो वॉल्यूम सेम है तो उसके अंदर में जो पार्टिकल्स की संख्या होगी, जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, वो भी क्या होंगे? सेम होंगे। एक किसका कहना था? एवोगैड्रो का कहना था।
एवोगैड्रो का क्या कहना था कि यदि ताप और दाब भी समान है, मतलब समान ताप और दाब पर जो विभिन्न गैसें हैं समान आयतन वाली, तो समान आयतन वाली गैसों के अंदर जो पार्टिकल्स की संख्या होगी वो भी क्या होगी, सेम होगी। तो इसने बात कर दी नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मतलब कणों की संख्या। तो कणों की संख्या की बात की तो वैज्ञानिकों ने सोचा कि जो कणों की संख्या है, तो कणों की संख्या को हम कैसे मापेंगे, कैसे जानेंगे कि इसके अंदर में इतना कण है। तो उसी को मापने के लिए वैज्ञानिकों ने क्या बनाया, एक नंबर बनाया जिसको एवोगैड्रो नंबर नाम दिया गया। एवोगैड्रो ने इसको नहीं खोजा था, एवोगैड्रो ने सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात कही थी कि समान आयतन वाले गैसों में जो कणों की संख्या होगी वो समान होगी। तो वैज्ञानिकों ने सोचा कि जो कणों की संख्या है अब उसको कैसे मापा जाए, तो उसको मापा जाए मोल से। इसलिए एवोगैड्रो की याद में इन्होंने जो है वैज्ञानिकों ने इस संख्या का नाम क्या दे दिया, एवोगैड्रो नंबर दे दिया। कौन से वैज्ञानिक ने दिया, सबसे पहले जो शुरुआत किया एवोगैड्रो नंबर कहने का मतलब ये जो नंबर है, इस नंबर को डिस्कवर करने में, मतलब इसका जो वैल्यू बताने में सबसे पहले जो शुरुआत किया था कणों की संख्या के बारे में बताने के लिए एक वैज्ञानिक है जीन बैप्टिस्ट पेरिन। जीन बैप्टिस्ट पेरिन, ये जो साइंटिस्ट हैं इन्होंने शुरुआत किया था कि कणों की संख्या को कैसे मापा जाए, उसके लिए जो नंबर बनाने की शुरुआत है इसी वैज्ञानिक ने किया था। जीन बैप्टिस्ट पेरिन ने, एक ही साइंटिस्ट हैं, इन्होंने शुरुआत किया था। फिर बाद में धीरे धीरे वैज्ञानिकों ने मिल करके इसका एक जो है एक्यूरेट वैल्यू निकाला, और वही एक्यूरेट वैल्यू निकल करके आया 6.0022 इंटू 10⁻23। और जो एवोगैड्रो नाम दिया था इसी साइंटिस्ट ने दिया था। एवोगैड्रो के याद में जो है इस नंबर का नाम क्या दिया था, एवोगैड्रो नंबर दिया था। तो ये है इसके पीछे का हिस्ट्री, समझ में आ गया ना। तो अब उसके बाद में ये जो नंबर है इसको थोड़ा सा हम और डिटेल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए मैं लिख दूं एक मोल, शॉर्ट में मैं MOL भी लिख सकता हूं। एक मोल बराबर 6.022 गुणित 10⁻23 पार्टिकल्स, 23 पार्टिकल्स, ठीक है, इतने होते हैं। यदि मैं किसी एटम की बात करूं, यदि मैं बोलूं एक मोल कार्बन, मतलब ये एटम है, एक मोल कार्बन मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 कार्बन। समझ में आ गया, या तो एटम की बात करी। यदि मैं मोल, यदि मैं किसी अणु की बात कर रहा हूं, मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं, यदि एक मोल O2 में बोल रहा हूं तो उसका मतलब कितना O2 है, O2 के कितने कण हैं, O2 के कितने कण हैं, O2 के इतने कण हैं। यदि मैं एक मोल H2O बोल रहा हूं तो H2O के कितने कण हैं, H2O के इतने कण हैं 6.022 इंटू 10⁻23 H2O। समझ में आ गया। यदि एक मोल में कार्बन परमाणु बोलूं उसका मतलब इतना कार्बन परमाणु है, एक मोल ऑक्सीजन अणु बोलूं तो उसमें इतना अणु है, एक मोल H2O बोलूं तो जल के कितने अणु हैं, इतने अणु हैं। इस टाइप से जो है लिखा जाता है। बड़ा सिंपल है, कोई एकदम लॉजिक वाला बात नहीं है, सिंपल है। अब उसके बाद में आगे अब हम थोड़ा समझते हैं पार्टिकल्स। पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं, आपको तो पता चल गया, आपको पता चल गया एक मोल बराबर कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं, ये आपको पता चल गया। अब पार्टिकल्स में क्या क्या होते हैं ये भी आपको पता चल गया, अभी हमने एग्जांपल्स लिखा। पार्टिकल्स में क्या हो सकते हैं, एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल भी पार्टिकल्स हो सकता है, या फिर आयन हो सकता है, एटम का आयन, मॉलिक्यूल का आयन, ठीक है। तो बेसिकली पार्टिकल्स के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, एटम भी हो सकता है, मतलब परमाणु भी हो सकता है, अणु भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है पार्टिकल्स के रूप में। समझ रहे हैं, जैसे अभी हमने एग्जांपल देखा कार्बन परमाणु का, ऑक्सीजन अणु का, इसका देखा,
ठीक है, तो उसी प्रकार से पार्टिकल्स की जगह में आयन भी हो सकता है, सोडियम आयन, क्लोरीन आयन, कोई भी आयन हो सकता है। इतना क्लियर हो गया? ओके। अब उसके बाद में चलिए, अब हम किसी एटम को लेकर के अब हम एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे कार्बन है। ठीक है, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 होता है। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 12 होता है। एटॉमिक नंबर का भी जरूरत नहीं है। अभी मास देखिए, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान एटॉमिक मास जो होता है 12 होता है, 12 होता है। तो ये जो 12 है, एक किसका परमाणु द्रव्यमान है? जैसे मान लीजिए हमारे पास में एक कार्बन है, एक कार्बन हमने तत्व ले लिया, एक एलिमेंट ले लिया, एक कार्बन है, ठीक है ना, और ये क्या है? एक एलिमेंट है। इसके अंदर में बहुत सारे कार्बन के परमाणु हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? हो सकते हैं ना। जैसे आपके अंदर में बहुत सारे सेल हैं, बहुत सारे अनगिनत सेल हैं, आपके अंदर में बहुत सारे सेल हैं। ठीक उसी प्रकार से जो कार्बन तत्व है, कार्बन के अंदर में क्या होंगे? बहुत सारे क्या होंगे बच्चों? बहुत सारे परमाणु होंगे। तो बहुत सारे परमाणु में से मैं किसी एक परमाणु को मैंने पिक करके निकाल लिया, यहां एक परमाणु मैंने निकाल लिया, और उसी एक कार्बन परमाणु का जो मास होता है 12 होता है। लेकिन 12 क्या है? एक कार्बन परमाणु का द्रव्यमान है। समझ में आ रहा है? कार्बन तत्व के अंदर में तो बहुत सारे परमाणु होंगे, तो उनमें से एक परमाणु का जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है? 12 होता है, जिसको लिखा जाता है 12U। इसको क्या बोला जाता है पता है? यू, यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट, यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट, या शॉर्ट में आप बोल सकते हो AMU, एटॉमिक मास यूनिट। फुल फॉर्म क्या है? एटॉमिक मास यूनिट। समझ में आ गया? तो यही क्या है? यू क्या है? यूनिट है। किसका? किसका यूनिट है? परमाणु द्रव्यमान का यूनिट है। इसका यूनिट है परमाणु द्रव्यमान का यूनिट है। तो बेसिकली जब एक परमाणु का जो द्रव्यमान होता है वही होता है परमाणु द्रव्यमान। परमाणु का द्रव्यमान है तो परमाणु द्रव्यमान। समझ में आ गया ना? इसमें कोई डाउट? तो ये जो मैं परमाणु द्रव्यमान में जो बोल रहा हूं, ये कितने परमाणु का द्रव्यमान है बच्चों? ये एक परमाणु का द्रव्यमान है। अब मैं फिर से मैं कार्बन तत्व के पास में गया, अब यहां से मैंने एक परमाणु निकाला था, अब यहां से मैं निकालूंगा 1 मोल परमाणु। कितना निकाल लूंगा? 1 मोल परमाणु। अभी तो मैंने 1 एटम निकाला था, अब मैं निकालूंगा 1 मोल एटम, 1 मोल कार्बन। अब 1 मोल जो कार्बन का जो मास है, जो द्रव्यमान है, वो कितना होगा बच्चों? 12 ग्राम होगा, 1 मोल का। समझ में आ गया? अब चलिए मैं इसको थोड़ा सा मिटा दे रहा हूं। अब यहां देखिए क्लियरली, एक एटम मतलब एक कार्बन, एक कार्बन का द्रव्यमान कितना हो गया? 12U। और 1 मोल कार्बन का द्रव्यमान कितना हो गया? 12 ग्राम हो गया। देखिए दोनों का न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, दोनों का जो संख्यात्मक मान है वो सेम है, लेकिन जो यूनिट है वो अलग अलग है। इसका यूनिट U, इसका U ग्राम है। समझ में आ रहा है? अब जब एक एटम की मैं बात करूं तो उसको हम बोलेंगे एटॉमिक मास, क्योंकि एक एटम का मास है ना, तो हम उसको क्या बोलेंगे? एटॉमिक मास। लेकिन 1 मोल का मास होगा, उसको क्या बोलेंगे? मोलर मास। उसको क्या बोलेंगे बच्चों? मोलर मास। एक परमाणु का जो द्रव्यमान है उसको हम क्या बोलेंगे? परमाणु द्रव्यमान। और जो 1 मोल परमाणु का जो द्रव्यमान है उसको हम बोलेंगे मोलर द्रव्यमान। तो इतना क्लियर है ना? तो यहां एटॉमिक मास कितना है? 12U, और मोलर मास कितना है? 12 ग्राम। मोलर मास मतलब 1 मोल कार्बन परमाणु का द्रव्यमान, और एटॉमिक मास मतलब 1 एटम, मतलब कार्बन का 1 एटम का द्रव्यमान। समझ में आ गया? तो ये चीज एकदम क्लियर है ना? परमाणु द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान, एटॉमिक मास और मोलर मास एकदम क्लियर हो गया। एटॉमिक मास मतलब, एटॉमिक मास मतलब 1 एटम का मास, और मोलर मास मतलब 1 मोल एटम का मास। समझ में आ गया ना? और 1 मोल इज इक्वल टू इतना होता है। आपको ये क्लियर हो गया? ओके, इतना तो क्लियर हो गया। अभी तो मैंने एटम का बात करा, यदि मैं मॉलिक्यूल का बात करूंगा तो, मॉलिक्यूल का बात करूंगा तो जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे, जैसे मैं ले लिया H2O, ठीक है ना?
अब H2O का मैं जब टोटल में द्रव्यमान आप लोगों को यहां बताऊंगा, जैसे हाइड्रोजन का कितना हो गया, 2 हो गया, ऑक्सीजन का 16 हो गया, टोटल कितना निकला, 18 निकल गया। अब 18 क्या है, यहां जो 18 आया है ये क्या है, ये है मॉलिक्यूलर मास। ये 18 क्या है, मॉलिक्यूलर मास है, मतलब ये आणविक द्रव्यमान है। मतलब जो जल का एक अणु है, यहां देखिए जल का कितना अणु है, एक अणु है, जल के एक अणु का द्रव्यमान कितना है, 18 है, और इसी द्रव्यमान को हम बोलेंगे मॉलिक्यूलर मास, मतलब आणविक द्रव्यमान। यदि मैं 1 मोल H2O ले लूं तो 1 मोल H2O ले लूं तो यहां मैं लिखूंगा यूनिट में 18U, क्या लिखूंगा, 18U लिखूंगा। यदि मैं 1 मोल H2O ले लूं तो मतलब मैं इतना H2O ले लूं तो उसका भी जो वैल्यू होगा वो 18 ही होगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा, ग्राम हो जाएगा। तो 1 मोल जल के अणु का जो द्रव्यमान होता है 18 ग्राम होता है, और जल के एक अणु का जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है, 18U होता है। समझ में आ गया। तो जब मैं किसी अणु की बात करूं तो यदि अणु का मास है तो मॉलिक्यूलर मास, एटम का मास होगा तो एटॉमिक मास, यदि 1 मोल का मास होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, मोलर मास, चाहे वो अणु हो या फिर परमाणु हो। यदि 1 मोल का यदि आप मास बताओगे तो हो जाएगा मोलर मास। तो मोलर मास और मोलिक्यूलर मास दोनों अलग हैं, इस बात का विशेष ध्यान देना। मोलिक्यूलर मास और मोलर मास दोनों अलग है। मोलर, इसमें मोल लग गया, मतलब 1 मोल का मास है। 1 मोल या तो अणु हो सकता है जैसे यहां है, या तो 1 मोल परमाणु हो सकता है, 1 मोल मॉलिक्यूल हो सकता है, या तो 1 मोल एटम हो सकता है। यदि एक अणु या एक परमाणु की बात हो, ठीक है, यदि एक परमाणु का बात हो तो एटॉमिक मास, यदि एक अणु का बात हो तो मॉलिक्यूलर मास। समझ में आ रहा है। देखिए कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है, कंफ्यूज मत होना, एकदम क्लियर, हम कट टू कट चल रहे हैं। समझ में आ गया ना। तो मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास एकदम क्लियर हो गया। चलिए ठीक है। तो अभी जैसे हमने कार्बन का एग्जांपल देखा कि जो कार्बन है, कार्बन एटम है, इसका जो एटॉमिक मास होता है 12U होता है, एक एटम का ना, एक एटम का जो मास होता है वो 12U होता है, और 1 मोल जो कार्बन एटम होता है उसका मास 12 ग्राम होता है। तो भाई ये तो 1 मोल एटम है और ये तो एक एटम है कार्बन का, तो दोनों का न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, यूनिट अलग है, तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू सेम आता क्यों है, ये तो 1 मोल है ना, एक एटम से तो बहुत ज्यादा है, मतलब इतने एटम है। समझ में आ रहा है। तो जो एटॉमिक मास और जो मोलर मास होता है, बेसिकली उसका जो संख्यात्मक मान होता है वो सेम रहता है, बट यूनिट अलग होता है। यूनिट अलग है वो तो समझ आता है, तो वैल्यू भी तो अलग होना चाहिए, क्योंकि ये 1 मोल एटम की बात कर रहे हैं और यहाँ 1 एटम की बात कर रहे हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है सेम आखिर आता क्यों है। उससे पहले तो हमको समझना पड़ेगा यू का कंसेप्ट। यू, अब थोड़ा हम और डिटेल जा रहे हैं। देखिए अब यू का कंसेप्ट समझने, अब यू कहां से आया, यू क्या है, यूनिट है। यू क्या है, यूनिट है। तो पहले तो यू यूनिट बनाया गया, यू डिफाइन किया गया, यू डिटरमाइन किया गया। तो यू को कैसे डिटरमाइन किया गया, अब पहले हम इसको एकदम क्लियर समझते हैं, देखना ठीक है ना। अभी हम इसका वैल्यू समझेंगे सेम क्यों आया, पहले हम समझते हैं यू। पहले हम समझते हैं यू कि ये यू कैसे डिफाइन किया गया, एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट कैसे डिफाइन किया गया। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया, वैज्ञानिकों ने कार्बन 12 का सहारा लिया, जो एक आइसोटोप होता है कार्बन का, कार्बन का जो एक समस्थानिक होता है, कार्बन 12 का उपयोग किया गया यू को डिटरमाइन करने के लिए, ठीक है ना। तो पहले क्या किया, पहले जो कार्बन है, कार्बन का मास निकाला गया, कार्बन का पहले क्या निकाला गया, मास निकाला गया। अब मास किससे निकाला गया, मास जो निकाला गया, मास स्पेक्ट्रोमीटर से, मास स्पेक्ट्रोमीटर से क्या निकाला गया, कार्बन का मास निकाला गया। तो कार्बन का मास निकाला गया मास स्पेक्ट्रोमीटर से, अब मास निकाल दिया गया।
सपोज अभी फॉर एग्जांपल के लिए मैं बोल रहा हूं, जैसे मास जब इसका निकाला गया तो 12 आया, मान लो कि 12 आया। तब वैज्ञानिकों ने क्या किया, जो कार्बन है, कार्बन का मास निकाला, एक एटम का जब मास निकाला तो 12 आया, फिर इसको 12 हिस्सों में बांट दिया। अब 12 हिस्सों में बांटेंगे तो कितना आएगा, प्रत्येक हिस्से में एक एक आएगा। समझ में आ गया ना? तो जो एक हिस्सा है, मतलब जो 1/12 है, ठीक है ना, मतलब जो एक हिस्सा है, जो 12 हिस्सा हमने किया इसके द्रव्यमान को, तो 12 हिस्सा का जो एक हिस्सा का जो मास है, वो मास कितना है, 1 यू है। एक हिस्सा का मास 1 यू है। अब यहां से यू डिटरमाइन किया गया। समझ में आ गया? उसको क्या बोला गया, 1 यू बोला गया। 1 यू कितना को बोला गया, आप समझ रहे हो ना? देखिए कंफ्यूज मत होना, बहुत ही आसान है। पहले क्या किया, मास स्पेक्ट्रोमीटर से पहले क्या निकाला, मास निकाला। किसका मास निकाला, कार्बन का मास निकाला। मान लीजिए उसका वैल्यू आया 12। अब उसका वैल्यू 12 गया, अब इसको 12 भागों में बांट दिया, 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कार्बन को 12 टुकड़ों में नहीं बांटा, ये बात को ध्यान देना ना। कार्बन का हमने 12 टुकड़ा नहीं किया, हमने कार्बन का क्या निकाला, सिर्फ मास निकाला। मास स्पेक्ट्रोमीटर से हमने क्या निकाला, कार्बन का मास निकाला, और उसका जो वैल्यू आया, इस वैल्यू को हमने 12 भाग किया, और 12 भाग किया तो उसमें से जो एक भाग का जो मास होता है, एक भाग का जो मास होता है, उसको क्या माना गया, 1 यू माना गया। समझ में आ गया ना? 1 यू माना गया। तो जो 12 भाग है, तो 12 भाग का मास कितना हो जाएगा, 12 यू हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? तो यहां से U डिटरमाइन किया गया कार्बन 12 की सहायता से। तो यहां से बना U, एकदम क्लियर है ना? यहां से बना यूनिट। और 1 U मतलब समझ रहे हो ना? 1 U मतलब जो कार्बन का द्रव्यमान है उसके 12 हिस्से में से एक हिस्सा, उसी का मास क्या है, 1 U है। तो 12 हिस्सा का मास कितना आया, 12 U आया। तो इसीलिए जो एटॉमिक मास होता है उसके यूनिट, उसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसमें क्या लिखा जाता है, यू लिखा जाता है। इतना क्लियर है ना? तो यू डिटरमाइन कर लिए। यू डिटरमाइन किससे किए बच्चों, कार्बन 12 से। कार्बन 12 कार्बन का क्या है, आइसोटोप है। आइसोटोप है, इतना क्लियर है। कार्बन का मास पहले किससे निकाला गया, मास स्पेक्ट्रोमीटर से। फिर उसका जो वैल्यू आया उसको कैसे किया गया, उसके 12 हिस्से कर दिए, और जो एक हिस्से का द्रव्यमान है वो 1 यू है। तो 12 जो टोटल जो 12 हिस्से है, इतने का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 12 यू हो जाएगा। तो यही क्या है, कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो कितना निकल के आया बच्चों, कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो निकल के आया 12 यू, क्योंकि यू डिटरमाइन किया गया कार्बन 12 से। अब इतना क्लियर हो गया? तो अब एक इसमें कंफ्यूजन और है आप लोगों के लिए। देखिए, जैसे मास स्पेक्ट्रोमीटर मशीन है, तो मास स्पेक्ट्रोमीटर जो मशीन है और उसमें जो कार्बन का हमने मास निकाला तो 12 आया, तो यहां तो यूनिट नहीं लिखा गया, क्योंकि ये जो यू है तो बाद में डिटरमाइन किया गया ना, कार्बन का मास निकालने के बाद में डिटरमाइन किया गया। तो 12 के आगे में क्या लिखा गया था, 12 के आगे में कुछ नहीं लिखा गया था, केवल न्यूमेरिकल वैल्यू ही लिखा गया था, क्योंकि यूनिट तो बना ही नहीं था ना, यू तो बाद में डिटरमाइन किया गया। तो बेसिकली जो मास स्पेक्ट्रोमीटर जो मशीन है, इस बात को थोड़ा सा और मैं डीप जा रहा हूं। जो मास स्पेक्ट्रोमीटर जो मशीन है, ये डायरेक्ट मास नहीं मापता, किसी भी एटम का मास नहीं मापता। वो क्या मापता है पता है, M/Z मापता है। क्या मापता है, M/Z। एम क्या है, एम है आयन का मास। एम क्या है, आयन का मास है। जेड क्या है, नंबर ऑफ आयन है। तो जो मास स्पेक्ट्रोमीटर जो ये मशीन है, ये मास मापता तो है, लेकिन एटम का मास नहीं मापता, डायरेक्ट एटम का मास नहीं मापता। किसका मास मापता है, आयन का मास मापता है। यहां एम क्या है, आयन का मास है, और जेड क्या है, आयन की संख्या है। तो ये जो टोटल जो दोनों का अनुपात होता है M/Z, मतलब मास टू चार्ज रेशियो, इसको ये माप के बताता है। डायरेक्ट मास भी नहीं बताता, मास का वैल्यू भी नहीं बताता। क्या बताता है, M/Z का वैल्यू बताता है डायरेक्ट।
जो मास स्पेक्ट्रोमीटर है m बाई जेड का वैल्यू बताता है। अब यहां जैसे हमने कहा कि अब m क्या है, आयन है, तो कार्बन को पहले हमको आयन बनाना पड़ेगा, तब तो कार्बन को पहले हमको क्या बनाना पड़ेगा, आयन बनाना पड़ेगा। तो अब कार्बन से आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल लो, एक इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे तो कार्बन क्या हो जाएगा, एक प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक प्लस हो जाएगा, मतलब यहां क्या हो जाएगा, सी प्लस। और नंबर ऑफ आयन कितना इसके ऊपर में चार्ज है, एक चार्ज है। चलिए मैं इसको थोड़ा सा गणितीय रूप में आप लोगों को बता रहा हूं। जैसे m बाई जेड है, m बाई जेड मशीन ने मापा, m बाई जेड का वैल्यू कितना मापा, 12। ठीक है ना, डायरेक्ट इन दोनों का जो रेशियो है उसको बता दिया मशीन ने, 12 बता दिया। अब m क्या है, ये क्या है, आयन का मास है। क्या है, आयन का मास है। जेड क्या है, आयन की संख्या है। आयन की संख्या भी हमको पता है, आयन की संख्या क्या है, एक है। तो m बाई 1 इज इक्वल टू 12। तो m इज इक्वल टू कितना हो गया, 12। तो जो मास निकला है 12, ये किसका मास है, ये जो मास है C प्लस का, मतलब कार्बन आयन का मास है। ये किसका मास है, कार्बन आयन का मास है। तो यही क्या है, जो कार्बन आयन का मास है, इसी जो वैल्यू है, यही जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू को हमने क्या माना कि वो कार्बन का मास है 12U। लेकिन एक कार्बन का मास नहीं, किसका मास आया था, कार्बन आयन का मास आया था। किसका मास आया था बच्चों, C प्लस का वैल्यू आया था 12U, जब हमने कैलकुलेट करके निकाला। लेकिन हमने उसको कार्बन परमाणु का मास क्यों माना, हमने इसलिए माना क्योंकि यहां से एक ही इलेक्ट्रॉन निकला है। तो एक इलेक्ट्रॉन का मास हद से हद कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा हद से हद, जो एक इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है बहुत कम होता है, लगभग कितना होता है, 0.0005555 होता है, बहुत कम होता है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकलने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लगभग इतना होता है। इसलिए जो कार्बन आयन का मास है वही कार्बन परमाणु का भी मास है। इसलिए हमने मास स्पेक्ट्रोमीटर मशीन से हमने किसका वैल्यू निकाला बच्चों, मास स्पेक्ट्रोमीटर मशीन से हमने m बाई जेड का वैल्यू निकाला, जहां m क्या है, आयन का द्रव्यमान है, और z क्या है, आयन की संख्या है। दोनों का वैल्यू हमने निकाल लिया यहां। और z का वैल्यू कितना है, हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो एक है। तो हमको किसका वैल्यू किसका मास निकल गया, कार्बन आयन का जो वैल्यू है वो निकल गया। कार्बन आयन का वैल्यू 12 आ गया। चूंकि एक ही इलेक्ट्रॉन निकला है और एक इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है लगभग इतना होता है, जो बहुत कम होता है, जो नगण्य के बराबर होता है, इसलिए साइंटिस्ट ने इसको नगण्य माना। इसलिए जो कार्बन आयन का मास है वही कार्बन परमाणु का भी मास है। समझ में आ गया ना। तो इस प्रकार पहले जो कार्बन एटम है उसका मास निकाला गया। समझ में आ गया, एकदम क्लियर ना। हाँ, अब हमने वैल्यू तो निकाल लिया। वैल्यू निकालने के बाद में अब हमारे जो मेन कंफ्यूजन है क्या था, जो कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक मास 12U आया और मोलर मास 12 ग्राम आया। एटॉमिक मास कितना आया बच्चों, एटॉमिक मास 12U और जो मोलर मास है वो 12 ग्राम है। तो हमको बेसिकली ये जानना है कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू सेम क्यों है, ठीक है ना। तो अब देखिए, हमको अब यू डिटरमाइन हो गया ना। अब हमको अब इसको ग्राम में भी अब हमको जानना है, तब तो हम इसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे कि उसका 12 ग्राम क्यों आया। तो हमको जानना है एक यू, मतलब जो कार्बन के द्रव्यमान को जो हमने 12 हिस्सा किया था उसमें से एक हिस्से का जो द्रव्यमान है एक यू है। तो इसका ग्राम में वैल्यू कितना होता है, इसका जो ग्राम में वैल्यू होता है 1.66 गुणित 10 के घात -24 ग्राम होता है। थोड़ा ध्यान से देखते जाना, मैं अब न्यूमेरिकल बता रहा हूं इसका, ठीक है। एक यू मतलब कार्बन के द्रव्यमान का 12 हिस्सा और एक हिस्से का द्रव्यमान इतना ग्राम में बता दिया। अब हमको 12U का वैल्यू चाहिए, तो 12U का वैल्यू चाहिए तो 12 गुणित 1.66 गुणित 10 के घात -24 ग्राम, ठीक है। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, ये समथिंग आ जाएगा 19.92 गुणित
10 के घात -24 ग्राम। ये सब अप्रोक्स वैल्यू आएगा ना। आप चाहो तो जो इक्वल है आप चाहो तो उसको ऐसे लिख सकते हो, ठीक है ना। जो लगभग का जो सिंबल होता है आप इस तरीके से इक्वल आप लिख सकते हो। तो जहां जहां मैं अप्रोक्स बोलूं, लगभग बोलूं, तो आप वहां क्या कर दोगे, आप वहां ऐसे करके लगभग का जो निशान है, जो सिंबल है, आप उसको दे देना। क्लियर ना। एक यू का वैल्यू अप्रोक्स से इतना होता है तो 12 यू का इतना हो गया। अब उसके बाद में 12 यू का ही वैल्यू जब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो इतना आया 19.92 गुणित 10 के घात -24 ग्राम। अब इसको मैं क्या करूंगा, जो पॉइंट है इसको मैं एक पीछे खिसका देता हूं, ठीक है ना। अब मैं ऊपर वाले भाग को मैं मिटा दे रहा हूं, मोल कॉन्सेप्ट को भी मिटा दे रहा हूं। अब यहां जो है 12 यू का जो वैल्यू है, मैं पॉइंट को एक यदि मैं इधर खिसकाता हूं 1.99 के समथिंग हो जाएगा। 2 को मैंने हटा दिया, अप्रोक्स से इतना हो जाएगा, ठीक है। इनटू तो 10 का जो पावर है एक बढ़ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, -23 ग्राम हो जाएगा। समझ रहे हो ना। ये कंसेप्ट समझते हो कि नहीं समझते हो। जब पॉइंट को आप लेफ्ट मूव करोगे, जब पॉइंट को आप लेफ्ट मूव करोगे तो क्या हो जाता है, एक बढ़ जाता है। लेफ्ट मूव करोगे पॉइंट को, ये फॉर्मूला लिख लो आप, जब पॉइंट को लेफ्ट मूव करोगे तो क्या हो जाता है, एक बढ़ जाता है। और जब राइट मूव करोगे, ठीक है, जब पॉइंट को राइट मूव करोगे, उधर खिसकाओगे तो एक कम हो जाता है। तो मैंने पॉइंट को क्या किया, यहाँ 9 के बाद में पॉइंट था, मैंने इसको पहले किया, मतलब एक खिसका दिया मैंने, तो 1.99 हो गया। तो जो -24 था एक बढ़ गया तो -23 हो गया। माइनस में ही इसलिए जो न्यूमेरिकल वैल्यू है कम हुआ, बट वो बड़ा संख्या है -24 से। समझ में आ गया ना। यदि प्लस में यहाँ 24 रहता तो क्या हो जाता, प्लस में 25 हो जाता। समझ में आ गया। तो 12 यू का वैल्यू कितना आया, 12 यू का वैल्यू कितना आया बच्चों, 1.99 गुणित 10 के घात -23 ग्राम। इतना क्लियर ना। अब इसको मिटा दूं, ओके। अब 12 यू का तो वैल्यू आ गया। अब हमको अब 1 मोल का निकालना है, 1 मोल कार्बन का अब निकालना है ना। 1 मोल कार्बन का निकालना मतलब समझ रहे हो। 1 मोल कार्बन का अब जो द्रव्यमान निकालना है हमको ग्राम में। तो 1 मोल का संख्यात्मक मान कितना होता है आपको तो पता है, 6.022 गुणित 10 के घात 23 होता है। ये हमको पता है कि नहीं। 1 मोल के बराबर इतना कार्बन होता है। तो अब 12 यू का वैल्यू अब इतना है। समझ में आ रहा है ना। 12 यू इज इक्वल टू इतना आया, वो भी किस में आया, ग्राम में आया। और ये कितने का द्रव्यमान है, एक एटम का द्रव्यमान है। एक एटम मतलब जो कार्बन है, मतलब एक कार्बन परमाणु का द्रव्यमान इतना है। तो इतने कार्बन परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा, तो इतने को मैं इससे गुणा करूंगा कि नहीं करूंगा। समझ में आ रहा है, ये कंफ्यूज हो रहे हो। जैसे एक पेन का मूल्य है 5 रुपए, तो 10 पेन का मूल्य है 5 गुणित 10, करूंगा कि नहीं करूंगा। एक पेन का 5 है तो 10 पेन का 5 दाम 50 रुपए। समझ में आ गया। तो एक कार्बन का द्रव्यमान कितना है, इतना है। तो इतने कार्बन का द्रव्यमान, तो मैं इतने से इतने को गुणा करूंगा ना। चलिए मैं गुणा कर देता हूं, 1.99 गुणित 10 के घात -23। इसलिए मैं 23 किया था क्योंकि इसके वैल्यू में क्या है, 23 है, इसलिए। समझ में आ गया। अब देखिए ए और ए कैंसिल हो जाएगा, माइनस में है प्लस में है। अब उसके बाद में इन दोनों को अब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 11.98 के समथिंग आएगा। कहने का मतलब जो किसके अराउंड है, ठीक है, किसके पास है, 12 के पास, इसलिए मैंने 12 ग्राम लिख दिया, 12 ग्राम लिखा। तो इसीलिए जो 1 मोल कार्बन है, 1 मोल जो कार्बन का द्रव्यमान है वो 12 ग्राम लिखा जाता है। और जो एक एटम का द्रव्यमान है वो 12 यू लिखा जाता है। अब इतना में क्लियर हो गया बच्चों, इतना में कुछ डाउट है, एकदम क्लियर है ना। बहुत ही इजी कैलकुलेशन है। चलिए मैं एक और एग्जांपल आप लोगों को दे रहा हूं ऑक्सीजन का, ठीक है ना। मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूं आप लोगों को इसका, ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16,
एटॉमिक मास कितना होता है बच्चों? 16 यू। मोलर मास बताइए अब, एम एम मैं लिख दे रहा हूं, मोलर मास कितना होगा? अब 16 ग्राम होगा। देखिए दोनों का न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, यूनिट अलग है। यहां मैं जो 16 यू लिखा हूं, ये एक ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान है, और यहां मैं जो 16 ग्राम लिखा हूं, ये 1 मोल ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान है। समझ में आ गया ना? तो अब चलिए अब इसको देखते हैं, पहले ए क्यू का वैल्यू देखते हैं। ए क्यू का वैल्यू वही होगा, कितना होगा? 1.66 गुणित 10 के घात -24 ग्राम होगा। तो अब मैंने कार्बन के लिए मैंने 12 का निकाला था, लेकिन इसका 16 है, तो अब मैं 16 यू का निकालूंगा, तो 16 यू का निकालूंगा तो इसको 16 से मैं गुणा कर दूंगा। 1.66 गुणित 10 के घात -24 ग्राम। अब 16 और 1.66 को जब हम गुणा करेंगे तो ये समथिंग आ जाएगा 26.56 गुणित 10 के घात -24 ग्राम। इसको मैं रफ में सॉल्व करके नहीं लिख रहा हूं ना, मैं डायरेक्ट वैल्यू को लिख दे रहा हूं, क्योंकि मल्टीप्लाई करना, ऐड करना, जोड़ना, घटाना, ये सब आपको आता है, इसलिए क्लियर ना? तो ये हो गया, इसका वैल्यू इतना आया। एक घर में पीछे खिसका दूंगा इसको, पॉइंट को, तो 2.65 इंटू, अब 10 का पावर में 1 बढ़ जाएगा तो ये -23 हो जाएगा, ग्राम हो जाएगा। अब देखिए 16 यू का जो वैल्यू आ गया, इतना ग्राम आ गया, 2.65 गुणित 10 के घात -23 ग्राम आ गया। और ये कितने का द्रव्यमान है? ये एक एटम का द्रव्यमान है, कार्बन सॉरी ऑक्सीजन के एक एटम का द्रव्यमान है। अब हमको 1 मोल एटम का द्रव्यमान निकालना है, तो 1 मोल का जो वैल्यू होता है उसको मैं यहां गुणा कर दूंगा, ऊपर को मैं मिटा दे रहा हूं, ठीक है ना? अब 1 मोल जो ऑक्सीजन एटम है, अब इसका निकालना है, तो 1 मोल का वैल्यू कितना होता है? 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू, ठीक है ना? अब एक जो एटम है, एक एटम का ग्राम में कितना वैल्यू आया है? 2.65 गुणित 10 के घात -23। अब ये और ये दोनों कैंसिल हो जाएगा जब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है? तो कितना आएगा? 15.95 के समथिंग आएगा, जो किसके बराबर है? कौन सी संख्या के पास है? समथिंग 16 के पास है, इसलिए 16 ग्राम। इसलिए जो ऑक्सीजन, 1 मोल जो ऑक्सीजन है उसका मास कितना आया? 16 ग्राम आया। और एक जो ऑक्सीजन है उसका मास कितना आया? 16 यू आया। समझ में आ गया ना? तो इस तरीके से बच्चों जो मोल कॉन्सेप्ट है, जो बहुत ही इजी है, किस तरीके से आप कैलकुलेशन करके निकालेंगे उसके बारे में हमने डिटेल से जाना, मोल के बारे में डिटेल से जाना। सो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी यदि कुछ डाउट है, कंफ्यूजन है, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम उसको यहाँ से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।